दोस्तों आप लोग का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। तो चलिए आज के नए वीडियो में आप लोग को यानी कि आज की इस क्लास में आप लोग को बताएंगे तीसरा पोएम यानी कि चैप्टर 3, जिसका जो यहाँ पे शीर्षक का नाम यानी कि लेसन का नाम क्या है आप लोगों का, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको कंपोज किया यानी कि रिटन बाई W.H. ऑर्डिन, यानी कि W.H. ऑर्डिन के द्वारा यह कविता आप लोग को लिखा गया। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं W.H. ऑर्डिन के बारे में, इन्होंने क्या अपने बारे में लिखा है और जो कविता है या किस पे आधारित है उसके बारे में जानकारी आप लोग को देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बता दें कि विस्टन हॉग यूडिन, इनका फुल नेम आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे, वेस्टन ह्यूग ऑर्डिन, यानी कि W.H. ऑर्डिन का जन्म 1907 एंड डेथ 1973, यानी कि 1907 ईस्वी में W.H. ऑर्डिन का जन्म हुआ और 1973 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आपको बताते चले who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety। और जो W.H. ऑर्डिन थे इनको पुलिट्जर पुरस्कार दिया गया कब, तो 1948 ईस्वी में दिया गया। और कौन से कलेक्शन के लिए, कौन से कविता के लिए, तो इनको दिया गया था द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। उसके बाद बता दें यहाँ पे आप लोगों को, वाज अ वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली बिगवर्स पोएट, वर्स ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। और आप लोग बता दें कि यह जो W.H. ऑर्डिन थे वह बहुत ही रोचक और बहुत ही एकदम इंटेलेक्चुअल और बहुत ही एकदम आकर्षक कविता भी लिखते थे और साथ साथ ड्रामेटिस्ट ड्रामा भी लिखते थे। और साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पे बता दें कि वह क्या थे, एक ट्रांसलेटर भी थे और एडिटर भी थे। उसके बाद पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम विच शुड डीप पीपल सेल्फ अवेयरनेस, और वे क्या करते थे, सभी लोगों के बीच में जाकर वे डीप पीपल सेल्फ अवेयरनेस फैलाने का भी काम करते हैं सीरियस गेम के ऊपर। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और भी आप लोग बता दें कि इनका जो W.H. ऑर्डिन है, इनको दो भागों में इनका बांटा गया था कलेक्शन जो था। इन्होंने ही लेफ्ट इंग्लैंड, यानी कि जो उसके बाद क्या किए, वे क्या कर गए, इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाने के बाद 1939 ईस्वी में एक था इनका, जो सबसे पहले बता दें कि जो इंग्लैंड, उसके बाद जो अमेरिका, इनका जो डिवाइडेड है, जो पोएम है, जो भी इनका कविताएं लिखे गए हैं, वे सब क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया थे। एक यूनाइटेड स्टेट के लिए लिखे थे और दूसरा इंग्लैंड के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें कि जो ब्रिटिश के लिए लिखा गया था उनका जो कलेक्शन है वो कौन कौन सा कलेक्शन है, देखिए, द आउटडोर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अदर टाइम, द नोबल वर्क्स ऑफ द अमेरिका। अमेरिका फेज के लिए, यानी कि जो इनका लिखावट है दो फेज में था, एक इंग्लैंड के लिए और दूसरा क्या था, अमेरिका के लिए। तो सबसे पहले अमेरिका के लिए आपको बता दें, अमेरिका के फेज के लिए कौन कौन था, तो देखिएगा, अमेरिका के लिए थे यहाँ पे न्यू ईयर लेटर फॉर द टाइम बिंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी एंड द शील्ड ऑफ एचिल्स। ये इनका था, अमेरिका के लिए लिखा गया था। अब यहाँ पे बात करेंगे नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि अब पतियाँ तेजी से गिर रही है। इस कविता के माध्यम से कवि W.H. ऑर्डिन क्या कहना चाहते हैं समझिएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कवि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि आप पतियाँ तेजी से गिर रही है। यहाँ पे जो पतियाँ गिर रही है ना, यह किससे रिलेटेड कर रहे हैं, जो मानव का जीवन है ना उसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं कि अब मानव क्या कर रहे हैं, लगातार अब मृत्यु की यानी कि कब्र की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं W.H. ऑर्डिन जो है कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। और आपको बता दें कि जो कविता है, इस कविता में आप लोग को टोटल 5 पंक्ति दिया गया है। तो आप लोगों को पंक्ति ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट सब्जेक्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह जो स्टेंजा है किससे लिया गया है, तो आप लोगों को बताना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, और जो पहला स्टेंजा था ना, यहाँ पे आप लोग इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जो कवि है थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, यह बताना चाहते हैं कि बहुत ही जीवन क्या है आप लोग का निराश भरा हुआ, और साथ ही बहुत सी ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पाती है और अंत में अकेला ही महसूस होना पड़ता है। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिया गया होगा। ठीक है, देख सकते हैं, साफ साफ दिया गया, आप लोग देखिए, है ना, डेट आर नॉट फुलफिल्ड एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, यानी कि क्या करना पड़ता है, अंत में उनको मर ही जाना था। और बहुत सा ऐसी इच्छाएं होती है वो पूरा नहीं हो पाता और अंत में लोनलीनेस, यानी कि उनको अंत में अकेला ही रहना पड़ता है, अकेला ही महसूस करना पड़ता है और क्या करते हैं, वे मर भी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कविता के माध्यम से वे क्या कहते हैं। तो समझ गए ना, यहाँ पे नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ पे अब पतियाँ तेजी से गिर रही है, इसका हिंदी तो यही होता है, लेकिन जो एक्चुअल जो लिरिकल जो इनका अर्थ है वह इंसानों से रिलेट किए हुए हैं। तो चलिए पहला स्टेंजर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला स्टेंजा क्या बोला गया है,
पहला स्टेंजा में कवि बोलते हैं WH ऑडिन की नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। यहाँ पे कवि कहते हैं कि अब जो पत्तियाँ हैं जो तेज़ी से क्या कर रही है, गिर रही है। यानी कि ये जो पत्ती है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये मनुष्य से रिलेटेड, यानी कि अब जो इंसान है बहुत तेज़ी से कब्र की ओर जा रहे हैं। यानी कि बहुत ही तेज़ी से जो मनुष्य, जो ह्यूमन है, जो मानवीय है, वे क्या कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से मर रहे हैं। ये मानव से रिलेटेड कर रहे हैं। अगला जो लाइन है यहाँ पे बोला गया है नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। उसके बाद कवि बोलते हैं और जो यह नर्स है के फूल है वह बहुत दिनों तक टिकने वाले नहीं है। यानी कि जो नर्सेज है ये पूर्वजों से रिलेटेड, यानी कि हमारे जो दादा दादी है इनसे रिलेटेड किया जा रहा है। यानी कि यहाँ बोल रहे हैं कवि WH ऑडिन की नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, यानी कि हमारे जो पूर्वज है ज़्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं है, और हम लोग भी जो है ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं, ज़्यादा से कितना टिकते 60 से 70 साल में हम लोग डेथ कर जाते हैं। अगला लाइन है नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोन। उसके बाद कवि बोलते हैं कि जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे संरक्षक है, जो हमारे पूर्वज थे वे क्या करते हैं, एक संरक्षक की तरह काम करते थे। तो कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे संरक्षक थे, वे कब की ओर जा चुके हैं, तो हम लोग भी ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं। एंड द पाम्स गो रोलिंग ऑन। यहाँ पे पाम्स का मतलब क्या होता है, 4 पहिए वाला गाड़ी, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा बच्चे को हम लोग घुमाते हैं ना, वही यहाँ पे आप लोगों को बोला है पाम्स। एंड द पाम्स गो रोलिंग। यहाँ पे कवि बोलते हैं कि वह गाड़ी चल रही है, जीवन चक्र भी चल रही है, लेकिन जो जीवन चक्र भी खत्म होने वाली है। और यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो कवि WH ऑडिन बोल रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा दिन तक जीने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, कब्र की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारे जो पूर्वज है वो भी क्या कर रहे हैं, ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं, वो भी कब्र की ओर कब्र की ओर गिरे हुए हैं। ठीक है, एक कवि पहला स्टंजा में यही कहना चाहते हैं। और जो लास्ट में बोले हैं कि वह गाड़ी चल रही है, जीवन चक्र भी चल रही है, लेकिन जो जीवन चक्र है वह कभी ख़त्म होने वाला नहीं। यानी कि जो हमारे बाद जो हम लोग डेट करेंगे, उसके बाद जो हमारे बच्चे होंगे वो जन्म लेंगे, तो इसीलिए जो जीवन जो है वह क्या करेगा, मर जाएगा, लेकिन जो उनका जो जीवन चक्र है वह कभी ख़त्म नहीं होगा। बस मनुष्य मरते जाएंगे और नया जीवन होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पाम्स ऑफ रोलिंग ऑन, इसका मीनिंग यही है। दूसरा बता दें, दूसरा स्टंजा की ओर बढ़ेंगे। दूसरा स्टंजा आप लोग को क्या बोला जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। विस्परिंग नेबरिंग लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पे कवि बोलते हैं विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर्स का मतलब है यहाँ पे आप लोग को यमदूत से रिलेट किया गया, यानी कि जो मरने के बाद जो प्राण हरते हैं ना, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे कवि बोलते हैं WH ऑडिन कि जो विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, जो हमारे जो यमदूत है और जो हमारा प्राण हरता है, यानी कि जो प्राण हरने वाले हैं यम, वे क्या करते हैं, हमारे चारों ओर, यानी कि लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, ये क्या करते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। जैसे ही हमारा वैसे ही यमदूत आकर प्राण हर लेते हैं, प्राण चुरा लेते हैं। ठीक है, कभी ये कहना चाहते हैं कि यम के दूत जो प्राण को कब चुरा ले, यम लोग चले जाए। ये कभी कहते हैं कि जो यमदूत है वह हमारे दाएं बाएं घूमते रहते हैं। ठीक है, दूसरा है प्लक्स अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। और कभी यहाँ पे कहते हैं कि और जो यह यमदूत है ना, जिस प्रकार हम लोग फूल, समझिएगा यहाँ पे जो बोल रहे हैं, कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। कभी बोलते हैं कि और यह जो यमदूत है ना, जिस प्रकार से हम लोग फूल को उनके पेड़ से तोड़ लेते हैं, उसी प्रकार वास्तविक खुशी, डिलाइट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रियल डिलाइट यानी खुशी, इसी प्रकार वास्तविक जो खुशी है यमदूत हमारे जीवन को चुरा लेते हैं और जो वास्तविक खुशी से एकदम से अलग कर देते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, विलाप ही होता है, और वहाँ पे क्या होता है, सौरों का माहौल हो जाता है, जैसे ही यमदूत हमारे प्राण हर लेते हैं, प्राण चुरा लेते हैं। जिस प्रकार से आप लोग फूल पेड़ से तोड़ लेते हैं, तो फूल जो पेड़ है वो भी क्या होता है, एकदम जो वास्तविक खुशी होता है उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे कभी जो बोलते हैं एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। और जैसे ही हमारे शरीर से प्राण निकल जाती है, वैसे ही जो हमारा हैंड है वह क्या हो जाता है, पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, पूरी तरह से जम जाता है। कवि बोलते हैं आगे, कवि बोलते हैं WH ऑडिन लॉन्ली ऑन द सेपरेट नाइज। और हम लोग जैसे ही मर जाते हैं, जैसे ही यम जो है हमारे प्राण हर लेते हैं, वैसे ही हम लोगों को क्या कर दिया जाता है, हम लोगों को केहूनी के बल लेटा दिया जाता है, यानी कि दोनों हाथों को घुटने का बल क्या कर दिया जाता है, लेटा दिया जाता है, और हम लोग कहाँ चले जाते हैं, मर जाते हैं। चलिए आगे तीसरा स्टेंजा में कवि क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से समझेंगे। तीसरा स्टेंजा में कवि बोलते हैं डेड
इन हंड्रेड्स एट द बैक। तीसरा स्टेंजा में कवि क्या बोलते हैं, डेड इन हंड्रेड एट द बैक। कवि तीसरा स्टेंजा के पहले ही लाइन में बोलते हैं, कवि बोल रहे हैं कि अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो पीछे मुड़कर देखो। यहाँ पे बोल रहे हैं साफ साफ, डेड इन द हंड्रेड एट द बैक। कवि W.H. Auden बोल रहे हैं कि अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो पीछे मुड़कर देखो, सैकड़ों मरे हुए हैं। यानी कि यहाँ पे 100 एट द बैक, यानी कि साफ साफ बोल रहे हैं कवि कि अगर तुमको विश्वास नहीं है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो पीछे मुड़कर देखें, सैकड़ों मरे हुए हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, यानी कि जो फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, यानी कि जो लकड़ी का बना हुआ रास्ता है उस पर क्या हो रहा है, ऑन अ ट्रैक, यानी कि जैसे कि पाँव से चलने वाला है तो कहीं पे गड्ढा, कहीं पे ऊंचा रहता है, उससे बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कवि बोलते हैं कि रास्ते में सैकड़ों लोग ताबूत लिए हुए, और वो जो लाश है वह ताबूत में क्या है, दफनाए हुए हैं। यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, आर्म्स रेज स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव्स। उसके बाद कवि बोलते हैं कि रास्ते में सैकड़ों लोग ताबूत लिए हुए हैं और जो वे हाथ उठाते हैं ना ही प्यार में, ये सब जो भ्रम है वे क्या करते हैं, पूरी तरह से नहीं है। यानी कि जो आप लोग का जो प्रेम है वह क्या करते हैं, ये एकदम दिखावा है, झलावा है, यानी कि झलकावा है, ये सब में नहीं, पर ये सब इमोशन है। यानी कि ये सब आप लोग का इमोशनल होता है। जैसे मरते हैं, मरने के बाद लोग बातचीत करते हैं ना कि फलनावा ऐसा था वैसा था, तो वह सब क्या है आप लोग का, वे सब फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, यानी कि जो आप लोग को प्यार दिखाया जा रहा है वह क्या है, एकदम बुरी तरह से एकदम फॉल्स है, एकदम वह भ्रम आप लोगों का छलावा है, एकदम छल होता है, वो आप लोग का रियल प्रेम नहीं होता है। आगे कवि क्या कहना चाहते हैं समझिएगा। ठीक है, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव्स। ठीक है, इनका मीनिंग यही है। कवि बोल रहे हैं कि जो झूठे एटीट्यूड को क्या कर रहे हैं, वे लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। जो आप लोग जैसे ही लोग मर जाते हैं तो क्या बातचीत करते हैं ना कि फलनावा मर गलथिन है, तो कोई ऐसा हलथिन वो हलथिन, फलनावा धकाने, सब क्या होता है, एकदम छलावा होता है, छल होता है, भ्रम होता है। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है, कवि W.H. Auden बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए चौथा स्टेंजा में क्या कवि बोलना चाहते हैं समझिएगा। चौथा स्टेंजा में कवि बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कवि बोलना चाहते हैं स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड। यहाँ पर स्टार्विंग का मतलब है भूख से मरना। ठीक है, तो कवि यहाँ पे बोल रहे हैं स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड। कवि एक ऐसा पेड़ की बात बोलते हैं जिसमें एक भी पत्तियाँ नहीं है, उसी प्रकार बूढ़े आदमी में भी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे जो पेड़ है, सूखा पेड़, यहाँ पे आप लोग देखिएगा फिगर में भी, यहाँ पे देखिए सूखा पर है, इसमें एक भी पत्ती नहीं है। तो कवि का यहाँ जो रिलेट किए हुए हैं सूखा पत्ता या सूखा पेड़ या बूढ़े आदमी से रिलेट किए हैं, जो हमारा पूर्वज से रिलेट किए हैं। बोल रहे हैं साफ साफ यहाँ पे समझिएगा। चौथा स्टेंजा में यहाँ पे स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड, कवि एक ऐसा पेड़ को पेड़ की बात बोलते हैं जिसमें एक भी पत्तियाँ नहीं है। ठीक उसी प्रकार बुढ़ापे होने के बाद आदमी में भी कुछ नहीं होता, उनका दांत भी नहीं होता, वो खाने के बाद अच्छे से चिबा नहीं सकते। मान लीजिए चिकन वगैरह ही खाने के बाद वो चिबा नहीं पाते हैं। एक कवि बोलना चाहते हैं उनके सारे कुछ क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे। ट्रॉल्स रन अ स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, यानी कि जो बूढ़े आदमी जो खाते हैं वे क्या कर लेते हैं, अच्छे से नहीं होते। यानी कि ट्रॉल्स का मतलब क्या होता है, लड़ाई लगवाना। ये सब ट्रॉल्स का मतलब उनका क्या होता है, ट्रॉल्स होता है। कहीं कहीं आप लोग सुने होंगे, यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गया, ये सब हो गया। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है ट्रॉल्स रन अ स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। यहाँ पे दुष्चरित्र लोग होते हैं ना, वे लोग घूमते रहते हैं खाने के लिए, भले लोगों को क्या करते हैं, डांटते फटकारते रहते हैं। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि बूढ़ा होने के बाद आत्मसंयम खो देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कभी बोलते हैं एट द नाइटिंगल इज डम, और साथ ही साथ अब जो नाइटिंगल जो बुलबुल चिड़िया है वो भी गाना चुप हो, गाने के लिए जो गाना गाते हैं नाइटिंगल, यानी कि जो बुलबुल चिड़िया है वो गाना गाते थे, वो भी क्या हो गई है, चुप हो गई है, वो भी क्या हो गई, बूढ़ी हो गई है। एंड द एंगल विल नॉट कम, लेकिन जैसे बूढ़ा होने के बाद जो भी यमदूत होते हैं वे जल्दी हम लोगों को प्राण हरने के लिए नहीं आते हैं, हम लोग को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जब मैं बूढ़ा व्यक्ति को कोई भी देवदूत ना आने वाले हैं, ना ही उनको क्या करते हैं, एंजल वन नॉट कम, और जो बूढ़े व्यक्ति हो गए उनको कोई भी जो यमदूत आकर, यानी कि जो देवदूत है आकर उनको जवान नहीं कर सकता है। कवि यही कहना चाहते हैं। तो चलिए आप लोग को अच्छे से जो चौथा स्टेंजा है आपको समझा देते हैं एक बार और।
चौथा स्टेंजा में कवि बोलते हैं स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस फूड, कवि बोलते हैं वुड, कवि बोलते हैं WH एड्यून कि कवि एक ऐसे पेड़ के बारे में बोलते हैं जिसमें एक भी पत्तियां नहीं है, यानी कि यहाँ पर रिलेट करते हैं कि बूढ़े आदमी में ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार बूढ़े आदमी में कुछ भी नहीं होता, ना ही दांत होता है, ना ही वे ठीक से चबा पाते हैं, ना ही वे ठीक से खा पाते हैं। ट्रॉल्स द रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, और खाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और जो भले इंसान मिलते हैं उनको क्या कर देते हैं, स्कोल्डिंग करते हैं, डांट देते हैं, डांट फटकार लगा देते हैं। वैसे बूढ़ा होने के बाद उनका खून क्या खौलने लगता है। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, अब तो और जो नाइटिंगेल जो बुलबुल चिड़िया गाती थी वो भी क्या हो गई है, चुप हो गई है, चुप्पी साध ली है, कुछ गाती नहीं है। एंड द एंगल विल नॉट कम, और जो बूढ़ा होने के बाद कोई भी जो देवदूत आकर हम लोगों को जवान नहीं कर सकते हैं, कोई भी बूढ़े व्यक्ति को जवान नहीं कर सकते हैं, और जो बूढ़ा होने के बाद जल्दी प्राण हरने के लिए यमदूत नहीं आते हैं। चौथा स्टेंजा में कवि WH एड्यून यही कहना चाहते हैं। चलिए अब लास्ट जो स्टेंजा है उसके बारे में आपको बताते हैं कवि क्या बोलना चाहते हैं चौथा स्टेंजा में, ठीक है, सॉरी लास्ट वाला स्टेंजा में। पांचवा स्टेंजा में कवि बोलते हैं कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कवि बोलते हैं कि बुढ़ापा होता है व्यक्ति पहाड़ की चोटियों को देखते हैं, यहाँ पे बोलते हैं साफ साफ देखिएगा, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, जो लिस्ट द माउंटेन्स लवली अहेड हुज वाइट वाटरफॉल कोल्ड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यानी कि मैं एक ही बार में आपको पूरा डिटेल्स बता देता हूँ, ठीक है। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड हुज वाइट वाटरफॉल कोल्ड ब्लेस ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, कवि बोलना चाहते हैं कि जैसे ही व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, यानी कि बूढ़ा हो जाते हैं, तो व्यक्ति पहाड़ के चोटियों की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि इतनी सुंदर सुंदर जो ऊपर लगा है और यहाँ पर वाटरफॉल यानी कि जो झरने गिर रहे हैं उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको भोग सकते हैं, सिर्फ उसका अनुभव ले सकते हैं, उसका जो झरना वाला पानी है उसको क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं, बस ऊपर पहाड़ पर वे नहीं चढ़ सकते हैं, बस आनंद ले सकते हैं, उसका सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कवि बोलते हैं आगे, क्योंकि वे क्यों नहीं ऊपर चढ़ सकते हैं, क्योंकि वे क्या करते हैं, मृत्यु के कगार पर, मृत्यु के दरवाजे पर खड़े रहते हैं और आनंद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मृत्यु के दरवाजे पर खड़े हैं तो वे क्या कर सकते हैं, पहाड़ बिल्कुल भी नहीं चढ़ सकते हैं, बस वे उसका पानी जो ठंडा है उसको आनंद ले सकते हैं और उसको जो झरना वाला पानी है उसको सिर्फ पी सकते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। कवि पश्चिमा स्टेंजा में यही बोलते हैं कोल्ड इम्पॉसिबल हेड, यानी कि जो पहाड़ से जो गिरने वाले झरना है उससे जो ठंडक प्राप्त होती है, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो इनका मृत्यु यानी कि उनका पैर कब्र में लटका रहता है, वे सिर्फ अनुभव ले सकते हैं। लिस्ट द माउंट लवली हेड, यानी कि जो ऊपर से जो झरना गिरता है जो सुंदर सुंदर दृश्य होता है उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख के आनंदित हो सकते हैं। हुज वाइट वाटरफॉल कोल्ड ब्लेस, और जो वाटरफॉल पहाड़ से ऊंचे पहाड़ों से गिरते हैं तो वह कैसा दिखाई देता है, उजला दिखाई देता है, जो बूढ़े व्यक्ति को क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, यानी कि ब्लेसिंग देते हैं। ट्रैवलर्स इन द लास्ट डिस्ट्रेस, यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं एकदम अंतिम समय में रहते हैं, यानी कि मरने वाले रहते हैं, यानी कि वे मौत के दरवाजे पर खड़े रहते हैं, तो सारे स्ट्रेसेस क्या होते हैं, भूल जाते हैं। तो चलिए लास्ट में कभी यही बोलते थे, आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह जो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट यह कविता यानी कि यह जो पोएम है आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए ग्लोसरी एंड नोट्स आपको बताया था यहाँ पे, आप लोग याद रखिए क्योंकि आप लोगों को पूछेगा डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ टेक अवे प्लक फ्रेज, यहाँ पे देखिए नर्सेज फ्लावर्स का मीनिंग क्या, फ्लावर्स ग्रोइंग अंडर द बिसाइड अ सपोर्टिंग ट्री कॉल्ड नर्स, यानी कि जो वैसा फ्लावर जो क्या करता है वह सपोर्ट करता है फ्लावर्स को, और जो पेड़ है उसको सपोर्ट यानी कि खड़ा रखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्सेज फ्लावर बोलते हैं। प्राम्स का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा ग्लोसरी नोट्स कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, इसलिए यहाँ पे आप लोग को विस्परिंग नेवर्स यानी कि एजेंट ऑफ मैसेंजर ऑफ डेथ यानी कि यमदूत, और प्लग का मतलब क्या होता है, डिटेक्ट टेक अवे यानी कि तोड़ना किसी भी चीज़ का। यहाँ उसके बाद फ्रीज है, फ्रीज का मतलब होता है बिकम आइस एंड कोल्ड, यानी कि डेथ होने के बाद शरीर क्या हो जाता है, पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। और वुडन की बात करें तो वुडन कन्फिन यानी कि जो आप लोगों का ताबूत रहता है जिसमें मरने के बाद आदमी को उसमें रखा जाता है, लकड़ी का रहता है उसको। स्टिफले का मतलब क्या होता है, इन 100 डिफिकल्टी अवे यानी कि जो 100 है वह क्या करते हैं, वे रास्ते में पड़े हुए थे। रिप्रूव का मतलब क्या होता है, रिबुक। उसका एटीट्यूड का मतलब होता है वे ऑफ थिंकिंग यानी कि सोचने का
रास्ता, यानी कि किस प्रकार का। ट्रॉल का मतलब क्या होता है, वीकेंड अगली क्रिएचर्स, यानी कि आप लोगों के बारे में क्या दुष्चरित्र। उसके बाद ये सब आप लोग का है, आप लोग क्या कर लीजिएगा, भर लीजिएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अब आप लोगों से मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट, यानी कि ऐसे ही क्लास के साथ अगले दिन। अगर आप लोग को यह पोएम अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।